सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस के बारे में। आज इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ना। तो इस सिलेबस में यदि हम देखें तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, पार्ट ए है, पार्ट बी है। और दोनों ही पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में से किसी पार्ट को आप ग्रांटेड में मत लेना, बिकॉज कई बार लोग हल्के से लेते हैं और कई बार उनको काफ़ी महंगा पड़ जाता है। दोनों पार्ट को आपको सीरियसली लेना है। कई बार लोग पार्ट ए को बहुत ज़्यादा हल्के से लेते हैं, उनको लगता है नहीं ये तो हो ही जाएगा। और कई बार ये होता है कि ये स्कोरिंग होता है जहाँ पे आप स्कोर नहीं कर पाते और फाइनली आप एग्ज़ाम से बाहर चले जाते हो। तो प्रयास करना है कि हमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में स्कोर प्रॉपर तरीके से करना है ना। पार्ट ए में देखें तो मध्य प्रदेश का पोर्शन है मोस्टली, जैसे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश की जोग्राफी है ना। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर है। इसके अलावा जो करंट अफेयर का टॉपिक है, करंट अफेयर में आपको मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल का पढ़ना है और साथ में आपको स्पोर्ट्स के भी कुछ जुड़े करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। साथ में भी हम सिलेबस देखेंगे हालांकि। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। ये टॉपिक आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस का आधा है, मतलब 5 यूनिट जो हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस से ही बेसिकली ली गई हैं। इसके बाद आता है पार्ट बी। अब देखिए पार्ट ए और पार्ट बी में याद रखिएगा दोनों का सेक्शनल कट ऑफ है। दोनों में ही आपको 40% दोनों ही सेक्शन में आपको स्कोर करना ये मस्ट है। यदि आप इतना स्कोर नहीं करते तो आप बेसिकली बिना कॉपी चेक के आप बाहर हो जाओगे। इन केस आप 40% स्कोर करते हो तब जाके आपकी पूरी कॉपी चेक की जाएगी, और कॉपी तो हालांकि चेक होगी तभी 40% का पता चलेगा, तब जाके आपकी फाइनल रैंकिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आप इंश्योर करें कि दोनों में 40% स्कोर हो जाना चाहिए। यदि आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 30% हो जाएगा, आपको 10% का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा EWS के लिए रिलैक्सेशन देने की कोई बात नहीं कही है नोटिफिकेशन में, इसलिए EWS की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यस, अनरिजर्व्ड कैटेगरी और EWS दोनों को 40% स्कोर करना पड़ेगा। SC ST OBC की बात करें तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है 30%। ठीक है, आगे चलते हैं। 450 नंबर का आपका ये रिटर्न हो गया, 50 नंबर का इंटरव्यू है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये इतना आसान नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से निगेटिव मार्किंग है और ये कितनी है 3R-W। मतलब यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 3R-W का स्कोर दिया जाएगा बेसिकली। मतलब 3 सही क्वेश्चन है, एक गलत क्वेश्चन है। देखिए आपने यदि मान लीजिए एक गलत क्वेश्चन किया है, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो यदि आपने गलत किया है तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, सिंपल थी, है ना, 1/3। तो ये रहा कुछ बेसिक चीज़ें जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी बहुत चीज़ें यहाँ पर रिलेवेंट लिखी नहीं। 3 घंटे का पेपर होगा तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रखना है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग बता चुका हूँ आप लोगों को। और इसके बाद का जो अगला टॉपिक है इसमें कुछ लिखा नहीं है। हाँ, ये जरूर आपको याद रखना है, OMR शीट आधारित होगा, मतलब ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। पहले एग्ज़ाम ऑनलाइन की तैयारी ज़रूर थी लेकिन अब सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे अब बहुत कुछ दिया नहीं है, अब सीधे चलते हैं हम लोग सिलेबस में। लुक एट द सिलेबस। सिलेबस का जो पार्ट ए है इसमें है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। देखिए इस पार्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे मेहनत ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम मेहनत करना है। चूँकि 25 अगस्त को एग्ज़ाम यदि होने वाला है तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगले 2 महीने में, अगस्त में नहीं बल्कि 25 सितंबर में यदि आप एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने का टाइम है, अगस्त तो एक ही महीना होगा, तो 25 सितंबर में यदि आपका एग्जाम होने वाला है तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, तकरीबन 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने में आपको चीज़ें कैसे पढ़नी है और रिटेन कैसे करनी है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी भी जो बल्कि एरियाज हैं वहाँ पे जंप मत कर जाना, जो कि उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मध्य देश के इतिहास की यदि हम बात करें, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें यदि आप देखोगे तो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में जितने भी हमारी डायनास्टीज़ हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रमुख राजवंश में बहुत सारी डायनास्टीज़ हैं, होलकर हैं, सिंधिया हैं, हमारे यहाँ जो स्पेशली बुंदेला डायनास्टीज़ हैं, बघेलखंड डायनास्टी है, तोमर हैं। इसके अलावा ये गुप्त एम्पायर का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत सारी डायनास्टीज़ हैं, गोंड डायनास्टी है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बल्कि हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे प्रयास करना है कि जो मेन डायनास्टीज़ हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे सिंधिया होलकर की बात करें तो आज़ादी के टाइम तक इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ लेना बुंदेला डायनास्टी के बारे में, चूँकि यहाँ पे जो टेम्पल्स बनवाए इन्होंने खजुराहो में, वो पूछे जाते हैं कई बार कि कौन से टेम्पल का निर्माण किसने करवाया। तो बिल्कुल आपको रिफाइन करती हुई चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है कि पता चला आप इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं राजवंश पढ़ते ही आपने सारा टाइम बर्बाद कर दिया। नहीं,
आपको बिल्कुल उतना ही टाइम इसको देना है जितना टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है ना। दिस इज वी हैव टू बी केयरफुल। स्वतंत्रता आंदोलन में देश का योगदान, अब देखिए यहाँ से मुश्किल से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप कितनी मेहनत करोगे ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन में देश का योगदान, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। 1857 के संग्राम में किसने कहाँ से लीडरशिप रोल प्ले किया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा झंडा सत्याग्रह हमारे मध्य देश में, या जंगल सत्याग्रह वो पढ़ लेना आप लोग। चरण पादुका हत्याकांड है, ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मध्य देश की कला एवं संस्कृति की हम बात करें तो ये चीज़ें कॉमन है। प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ हैं। तो हमारे मध्य देश का जो लोक गायन है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, ये पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि अभी पीएससी के एग्जाम में तुर्रा कलगी का पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है ना। तो ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप मत जाना। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सा लोक गायन कहाँ पे होता है, कौन से अंचल में। चूँकि हमारे मध्य देश में जो डिवीज़न है, ये मालवा है, निमाड़ अंचल है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, इसके हिसाब से डिवीज़न कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है कि आप पढ़ने लग जाओ कि नहीं कौन सा लोक गायन कौन से महीने में होता है, किस लोक गायन में क्या क्या गाया जाता है, ये चीज़ें आपको डिटेल में जाना है। बिल्कुल आपको सिर्फ याद रखना है कौन से अंचल में कौन सा लोक गायन होता है, इतना पर्याप्त है। प्रमुख जनजातियां हम बोलियां, तो जनजातियों में देखिए तो हमारे मध्य की मेन जनजातियां जो उनका कल्चर है वो पूछा जा सकता है। आमतौर पर जनजातियों जो क्वेश्चन पूछाते हैं, जो सब ट्राइब का नाम है पूछा आता है। जैसे कि मान लीजिए भील की सब ट्राइब कौन है, भील हैं, भिलाला हैं, पटेलिया हैं, रथियास हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकते हैं। बैगा की जो ट्राइब है वो पूछी जा सकती हैं। तो जनजातियां तो आपको पढ़ना है, लेकिन साथ में उनकी जो सब ट्राइब्स हैं वो याद रखना है। इसके अलावा किसी ट्राइब का जो कल्चर है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कल्चर में यदि हम देखें तो देखा जाए तो जैसे भगोरिया जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये कौन से टाइम में भगोरिया फेस्टिवल में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ लाते हैं। थोड़ी सी आपको ये प्रयास करना है, थोड़ी तैयार कर लें, है ना। प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाएं, साहित्यकार एवं रचनाओं में बहुत सारे साहित्यकार नहीं पढ़ने लग जाना। मेन जो साहित्यकार है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर हैं, उनकी रचनाएं अक्सर एग्जाम पूछ आती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम काफी इंपॉर्टेंट, भवभूति का नाम इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं, कालिदास का नाम भी याद रखना, कालिदास की रचनाएं पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे जो रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं यूजुअली एग्जाम पूछ आती हैं, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया मिलेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की यदि हम बात करें तो टूरिज्म में दोनों ही कवर करना है, जो महत्वपूर्ण फोर्ट्स हैं, जो किले हैं, इसके अलावा जो हमारे मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। स्तूप हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जैसे भरोती स्तूप कहाँ पे है, सांची स्तूप का तो आपको पता ही है ना। ऐसे बहुत सारे जो स्तूप हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। गुफाओं में जैसे कुछ तो बहुत ही फेमस गुफाएं हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, जिसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है ना। बाघ की गुफाएं हैं, तो ये क्वेश्चन माड़ा की गुफाएं हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में जो मेन पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसमें कुछ मेन पर्सनैलिटी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अटल जी की बात करें मध्य प्रदेश से हैं, या यदि हम बात करें बेसिकली अम्बेडकर साहब की वो बात करें, वो भी अपने मध्य प्रदेश के महू से हैं। कैलाश सत्यार्थी का नाम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैलाश सत्यार्थी का जो बचपन बचाओ आंदोलन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ कब दिया गया, सन 2014 में दिया गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में ये पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़ने लग जाना, जो मेन चीज़ें हैं उसको फिल्टर आउट करके पढ़ना है। हालांकि मैंने 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि वो डेंटल सर्जन के लिए बनाया था, लेकिन वो आपके लिए भी काम आ जाएगा, बिकॉज सिलेबस दोनों का सेम है। अगला है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे वन, पर्वत एवं नदियाँ, देखिए वन में देखा जाए तो वन में आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं और सेंचुरीज हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व तो ज़्यादा है नहीं, तो ये तो 3 ही है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अचानक मारा अमरकंटक हो गया, एक तो आपका पचमढ़ी हो गया, पन्ना हो गया, तो ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन इसके अलावा नेशनल पार्क में कन्फ्यूजन होता है, तो कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन से जिले में, क्वेश्चन पूछाता है। जैसे कोनोपालपुर नेशनल पार्क कौन से जिले में है, जो कि हमारा रिसेंट नेशनल पार्क बनाया गया, तो वो श्योपुर जिले में, ये आपको से पूछा सकता है ना। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा है। सेंचुरीज में सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है। हालांकि सारी सेंचुरीज आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी है, छोटी कहाँ पे है, किस जिले में है, एटलीस्ट उतना याद रखना। बहुत ज़्यादा डिटेल फिर भी याद जाने की जरूरत नहीं है। पर्वतों में याद रखना, पर्वतों में कौन सा पर्वत, चूंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है, और ये क्वेश्चन वाकई एमपीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पर्वतों वाला। तो मैकाल रेंज कहाँ पे है, बेसिकली इसके अलावा मैकाल की भांडेर रेंज कहाँ पे है, फिर इसका कैमूर रेंज कहाँ पे है ना। तो ये चीज़ एग्जाम पूछा सकती है। तो मैकाल रेंज कहाँ पे है, ये आपका जो सतपुड़ा रेंज है इसमें है।
तो मैकाल रेंज पड़ेगा कहाँ पे आपके, ये पड़ेगा आपके अमरकंटक से। अमरकंटक से जो नदी निकलती है नर्मदा की, ये मैकाल रेंज से ही निकलती है। अमरकंटक मैकाल रेंज में है। फिर महादेव रेंज हो गया। महादेव रेंज कहाँ पड़ेगा, होशंगाबाद के आसपास। गाविलगढ़ रेंज है जो कि बुरहानपुर साइड पड़ेगा। फिर राजपीपला रेंज है जो कि आपके बेसिकली जो अल्राजपुर वगैरह है यहाँ पड़ेगा। इसके अलावा ऊपर है आपका विंध्यन रेंज, तो ऊपर से ऊपर हो गया कैमूर रेंज हो गया, फिर भांडे रेंज होगी। तो रेंजेस के नाम आपको याद रखना है। ये भी नहीं जाना पाओगे जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से चंबल का उद्गम होता है वो भी कौन सी रेंज में, विंध्यन रेंज में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नदियों में कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदी किस नदी जाके मिलती है, आमतौर पर क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो विद्युत परियोजनाएं हैं वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। तो विद्युत परियोजनाएं, हालांकि यहाँ पे अलग टॉपिक दिया है लेकिन फिर भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है मध्य प्रदेश में वहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछा आता है। थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन में जो खनिज संसाधन है ये क्वेश्चन आंसर पूछा आता है। कौन सी माइन कहाँ पे है, सागर गाँव कहाँ पे है, तो हिनौता माइंस कहाँ पे हैं, या इसके अलावा बलासखंड माइन किस लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। भरवेली माइन जो है किस लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए फेमस है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, ये थोड़ी आपको तैयार करना पड़ेगा। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत। अब देखिए परंपरागत में तो थर्मल एनर्जी हो गई, तो यहाँ पे कौन कौन सी पावर प्लांट कहाँ पे है। जैसे चांदनी ताप विद्युत घर की बात करें तो जो ताप विद्युत घर है वो आपको याद रखना है। चांदनी ताप विद्युत घर कहाँ पे है, बुरहानपुर में है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। गैर परंपरागत में जैसे आपका कोई भी विंड एनर्जी का पूछ लिया कि कौन सा विंड प्लांट कहाँ पे है, तो देवास में काफ़ी सारे हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं। ये थोड़ी आपको तैयार करना पड़ेगा ना, थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल मत जाइएगा। तो ये रहा टॉपिक आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। तो यहाँ पे जिन टॉपिक ज़्यादा फोकस करना है, याद रखना पर्वतों में, नदियों में ज़्यादा फोकस करना। बाकी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज देख के जाना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। खनिज संसाधन से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये थोड़ी मेहनत करोगे आपसे बन जाएगा। और प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, ये क्वेश्चन थोड़ा आप रिवाइज कर जाओगे तो ये क्वेश्चन ना बनते हुए बन जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो आपसे बन जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजनीतिक अर्थशास्त्र में देखें तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल मंत्रिमंडल विधानसभा, तो यहाँ पे राज्यपाल जुड़े हुए, राज्यपाल से जुड़े क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि राज्यपाल जो है इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी शपथ कौन लेता है। जैसे अपॉइंटमेंट का प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, शपथ लेने का काम हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल अपॉइंट करने का काम मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल की बात करें, जितने भी मध्य प्रदेश में स्टेट में जो पोस्ट होती हैं वो उनको अपॉइंट करने का अधिकार, जो टॉप पोस्ट होती हैं उनको अपॉइंट करने का अधिकार होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिमंडल में क्वेश्चन पूछा सकता है आप लोगों से कि मंत्रिमंडल के लिए जो 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ है इससे बारे में पूछा सकता है। तो आप याद रखें 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मंत्रिमंडल की जो सीटें हैं फिक्स कर दी गई हैं। 15% जो विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 15% सीटें ही मंत्रिमंडल में हो सकती है, मतलब उतने ही लोग मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है, मध्य में कितनी सीटें हैं, 230 हैं, कितनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, कितनी सीटें एससी के लिए आपने रिजर्व कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन आप बन जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी कमेटीज़ हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी है। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर को प्रपोज किया था, अशोक मेहता ने 2 टायर को प्रपोज किया था। इसके अलावा एलएम सिंघवी कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, इसके बारे में बात किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वहाँ से बन सकता है, और इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 243I और 243Y जो है ये राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं। एज ऑफ नो हिम्मत कोठारी राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो आर्टिकल 243K है, 243ZA है। ये दोनों आर्टिकल जो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं, जो बसंत प्रताप सिंह एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश के राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा सकता है ना। इसके अलावा पंचायती राज में बहुत सारे टॉपिक हालांकि और भी हैं जो पूछा सकते हैं आपसे, बट दीज आर द मेन वन। हाँ, ये भी पूछा जाता है कौन सा इलेक्शन डायरेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है। जैसे महापौर का चुनाव डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। सरपंच का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बन जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको देखना होगा। सामाजिक व्यवस्था में आमतौर पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सेंसस के, जो जनगणना है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सेंसस आपको थोड़ी देख के जाना है। सेंसस कौन सा वाला, 2011 वाला। जनांकीय जनगणना की बात करें तो इसके लिए अब देखिए जनांकीय अलग वही टॉपिक है, जनगणना वही टॉपिक है। तो ये सेंसस का टॉपिक ही बेसिकली आपको देखना होता है। आर्थिक विकास में यहाँ पे कभी कभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है, मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, टर्सरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन आमतौर पीएससी पूछ लेती है, तो थोड़ी सी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा।
और प्रेजेंट जो बजट प्रस्तुत किया गया वो कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये थोड़ा सा आपसे पूछा सकता है। वैज ऑर्गेनाइज मंत्री के वित्त मंत्री कौन है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछ ले आते हैं। किस दिन बजट प्रस्तुत किया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पीएससी पूछ सकती है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग में यदि हम देखें तो मेन उद्योग कहाँ पर हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। जैसे मालवा में जो कॉटन मिल है वो बड़ी फेमस है, तो कॉटन के उद्योग के जो है बेसिकली यहाँ फेमस है। इसके अलावा कई बार यहाँ पे इंडस्ट्रियल जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से मोहना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, कौन जिले में है, तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है। पीथमपुरा कौन जिले में है या मंडीदीप कौन जिले में है, तो ऐसे इंडस्ट्रियल जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन साथ में कृषि में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे एक तो ये बन सकता है कि कौन सी फसल खरीफ है, कौन सी रबी है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा, कृषि के क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, जीएसडीपी में, मतलब राज्य का जो जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपसे और चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं वहाँ से बन जाएगा। जैसे एक तो पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो यहाँ पे किसानों को 6,000 रुपये एक साल में देने का प्रावधान किया गया है, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लाई गई है, वहाँ पे 4,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, 2,000 रुपये की 2 किस्तें रहेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ सकती है कि ये स्कीम में क्या था, इस स्कीम के क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछती है ना। तो थोड़ा सा आपको तैयार करना पड़ेगा, थोड़ी करंट अफेयर जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगला है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर कोई भी आप मैगजीन एक उठा लीजिए, बढ़िया कोई भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप मत चले जाना, लेकिन लाइटली कोशिश करना स्कीम वाले जो टॉपिक हैं उसको ज़्यादा अच्छे से करो आप। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वाले टॉपिक हैं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा विक्रम पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखना। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिया जाता है कोच को, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी हाल ही में जो है योगेश मालवीय का नाम पूछा गया था, आपको याद होगा डेंटल सर्जन के एग्जाम में, योगेश मालवीय कौन है, तो योगेश मालवीय को बेसिकली मलखम्ब के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, और मलखम्ब मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल भी है। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है, कोई उससे जुड़े हुए पर्सनॉलिटीज़ हैं तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना। मध्य प्रदेश के राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं जरूर आपको तैयार करनी पड़ेगी। जितनी भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जैसे चरण पादुका योजना भी लॉन्च की गई है, सिंगरौली से जो हमारे जो बेसिकली जूते चप्पल उपलब्ध कराने का मेनली उद्योग है, मेनली पर्पस है। तो जो लोग बेसिकली बीड़ी उद्योग में काम करते हैं उनको बेसिकली ये करने का बेसिकली प्लान था कि जूते चप्पल उपलब्ध कराए जाए, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, संबल योजना बड़ी फेमस है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कब लॉन्च किया गया है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, है ना। चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में कोई चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं उनका नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो जो रिसेंट इशूज़ में, जैसे मुस्कान किरार का नाम पूछा सकता है आप लोगों से, जो कि आर्चरी संबंधित है ना, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिया आता है कौन से खेल संबंधित हैं। तो जो पर्सनॉलिटीज़ में स्पेशली मोस्टली जो स्पोर्ट्स पर्सन है वहीं से क्वेश्चन आमतौर बनते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें बाकी रिलेवेंट चीज़ें हैं तो वहाँ से भी कई बार बन जाते हैं। तो मेन जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, जो करंट अफेयर आप लेके आओगे मध्य प्रदेश का, उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये टॉपिक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं, तो ये चीज़ें तो आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है, स्मिशिंग क्या होता है, रोबोटिक्स में कौन कौन से आर्म्स होते हैं, ई गवर्नेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि कौन सा किस तरह का ई गवर्नेंस का मॉडल है। ऐसे बहुत सारे जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बेसिकली इस पोर्टल काम क्या है। इंटरनेट सोशल नेटवर्क साइट्स में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि बेसिकली पूछ लिया आता है आप लोगों से कि सोशल नेटवर्क साइट क्या है, या हालांकि इसके एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन वहाँ पे फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए आप लोगों से ट्विटर में कितने वर्ड्स की लिमिट है, मैक्सिमम वर्ड्स कितने आप ट्वीट कर सकते हैं एक बार में, तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ सकती है। ई कॉमर्स में जो अभी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था डेंटल सर्जन के एग्जाम में, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि बताओ ये जो मॉडल है वो किस चीज़ का मॉडल है। जैसे मान लीजिए OLX की बात करें तो OLX जो है किस चीज़ का मॉडल है, कस्टमर टू कस्टमर है, बिजनेस टू बिजनेस है, या मतलब कौन सा मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर है, क्या मॉडल है। तो OLX की बात करें, यहाँ पे अपना पुराना सामान बेचते हो, ये एक प्रकार से कस्टमर टू कस्टमर मॉडल है, मतलब आप बेचने वाला भी कस्टमर है, खरीदने वाला भी कस्टमर है। लेकिन मान लीजिए फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो आपको सामान बेच रहा है, तो ये B2C कौन मॉडल है, कौन सा मॉडल है, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस कस्टमर को बेसिकली ये सामान बेच रहा है। तो ये चीज़ें बेसिकली थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे डिस्टिंग्विश करना थोड़ी सी आपको आना चाहिए। तो ये रहा हमारा पार्ट ए। अब बात करेंगे पार्ट बी की।
तो वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया है, तो पार्ट बी को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पार्ट बी का हालांकि यदि हम इस पर नजर डालें तो लेट मी डिस्कस फ्यू थिंग्स। अब यहाँ पे देखिए तो उच्च शिक्षा का ढांचा प्रकार, अब देखिए यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो हायर एजुकेशन है उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सर्च करनी पड़ेगी, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है, नैक। अब नैक से क्वेश्चन अभी पीएससी पूछी भी थी लास्ट टाइम, यदि आप देखेंगे पेपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वहां पे आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको, द नोडल एजेंसी ऑफ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ये कौन है? तो ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी ने पूछ लिया था। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट रन बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए तो ये है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, तो ये बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा रन नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, नाक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नाक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में है। तो नाक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछाते, लेकिन हाँ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, तो इसलिए प्रयास करें कि आप बेसिक चीज़ें तैयार कर लें। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, किसका यूज़ करके? ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल करके। क्योंकि कोई एक किताब आपको मिले वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएं, दैट्स लिटरली नॉट पॉसिबल। हाँ इंदौर में कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज ये एग्जाम ऐसा नहीं है जो हर साल होता हो। तो यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात करें, AICT, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने मेंबर वहाँ पे होते हैं, चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से क्वेश्चन बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, नर्सिंग काउंसिल है, भारतीय कृषि संस्थान परिषद है। तो जितने भी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी से अपडेट इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बेसिकली बेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप ऑनलाइन सोर्सेज को डिपेंड करें। इवनली देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो पूछा गया 1956 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे ड्यूरेशन ऑफ डीएलएड कोर्स कितना होता है? तो 2 साल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी ने यहाँ पे अक्सर पूछे हैं, आप देख सकते हैं। एडमिशन रूल्स ऑफ लॉ कॉलेज ऑफ फ्रेम बाई, लॉ कॉलेज जो है उसके एडमिशन रूल कौन फ्रेम करता है? तो ये हायर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको फ्रेम करती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ आते हैं। मोटो लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो क्वेश्चन आप पूछा गया, इसका सही आंसर क्या है? ये है गगन विज्ञान विमुक्तय। तो ऐसे ज्ञान विज्ञान विमुक्तय। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछी है। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा इज क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? 2 प्रकार की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में केंद्र सरकार 100% अमाउंट पे कर रही होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो यहाँ पे केंद्र सरकार पूरा अमाउंट पे नहीं करती, 50% पे कर सकती है, 60% पे कर सकती है, बट पूरा अमाउंट पे नहीं करती। तो ऐसे क्वेश्चन यूनेस्को की बात करें, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया। एवनली आपके सिलेबस में प्रॉपर तरीके से डिस्कस भी किया गया है। आप और नीचे जाएंगे, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय, इस संबंधित इकाइयाँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा है, रूसा गूगल करो मिल जाएगा आपको। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र के उद्देश्य एवं कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों के उद्देश्य। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है ये सीधा पूछेगी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? ये है आपका पेरिस में। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया गया है। तो यूनेस्को के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है, यूनिसेफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है ADB। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बता सकते हैं आप लोग? जकार्ता में। विश्व बैंक की मनीला में है। एनीवे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है, पूछा गया है। इवनली आपसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का पूछ सकते हैं, बिकॉज ये जो बैंक है ये ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बारे में पूछ सकते हैं, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट्स हेडक्वार्टर इन बेसिकली बीजिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन पीएससी आमतौर पर पूछ लेती है, थोड़ा सा आपको तैयार करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संगठनकार PMPPSC बार पूछा है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। इसमें चेयरमैन कितने होते हैं, मेंबर कितने होते हैं। उत्तरदायित्व नियंत्रण की अवधारणा, प्रशासन पर विधायी कार्यपालिका में न्यायिक नियंत्रण तथा स्थानीय प्रशासन संबंध। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं जो आपको टर्म्स देखने पड़ेंगे सर्च करने के लिए। नागरिक एवं प्रशासन, जन सहभागिता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। जन शिकायतों के निवारण की मशीनरियाँ, निष्ठा आचार संहिता, शिकायत निवारण अधिकारी, अम्बुड्समैन, लोकपाल, CM हेल्पलाइन। तो ये CM हेल्पलाइन नंबर क्या है, लोकपाल क्या होता है? एज ऑफ नो आपको पता होना चाहिए, लोकपाल केंद्र की बॉडी होती है, लोकायुक्त जो है राज्य की बॉडी होती है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त आपको पता होना चाहिए कौन है, वो है जस्टिस संजय गुप्ता। और केंद्र के लोकपाल की बात करें, अभी 2019 में पहली बार लोकपाल अपॉइंट किया गया था जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के बारे में डिस्कस किया है, तो ये चीजें आपको गूगल करने से मिल जाएंगी। वैसे जो हमारा बैच कोर्स लॉन्च किया जा रहा है तो उसमें भी ये सारी चीजें बेसिकली कवर किया जाएगा। हालांकि हम लोगों ने भी गूगल के सोर्सेज को रेफर किया है, लेकिन आप चाहें तो एक जगह आपको चीजें मिल जाएंगी। इसकी फीस हमने जो रखी है वो रखी है 7,000 फीस रखी है, बिकॉज यहाँ पे कुछ फैकल्टीज को अनबोर्ड करना पड़ेगा, तो जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा रखी गई हायर साइड में। तो 7,000 फीस में आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। वैसे ही आप राम सोनी PSC नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप एक बार मैसेज कर देना, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आपको कमेंट करना है कि आई वांट टू ज्वाइन MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैच कोर्स, तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है ना। बाकी आपको कॉल भी कर लिया जाएगा। शैक्षिक प्रशासन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 इसके बारे में पूछा गया है। पश्चातवर्ती अधिनियम तो उसके अंतर्गत अधिनियम विनियम एवं अध्यादेश विशेषतः महाविद्यालयों की संबद्धता एवं नियुक्तियों तथा शोध में। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 थोड़ी पढ़ के जाना, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको आइडिया मिल जाएगी। एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, ये थोड़ी सी आपको डाटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो किस तरह का है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुक एट दिस वन, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। ये आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, अली दोस्त स्टे सेफ लाइन कैंपेन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया इज रन बाई, ये है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का क्वेश्चन है। यूनिसेफ जुड़े हुए जो करंट अफेयर टॉपिक्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इज कंसर्न विद, तो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग है। इसके अलावा इनफ्लिपनेट की बात करें क्या है, ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस इन हायर एजुकेशन ऑफ MP, रीजनल ऑफिस कितने हैं, ये 8 हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शैक्षणिक प्रशासन जब आप पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन, इसमें देखें तो यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है, नाक की जो टीम है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिपीट हो रहा है। MP काउंसिलिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारतीय कृषि संस्थान परिषद, सूचना एवं तकनीकी विभाग। तो यहाँ पे टॉपिक जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल में टाइप करना है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लिख लें, ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पे लिखनी होगी, है ना। आगे चलते हैं विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था की यदि हम बात करें तो यहाँ पे विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारी थे, उनकी भूमिका की बात करें तो यहाँ पे इस टॉपिक को दिया गया है। तो यहाँ पे पदाधिकारियों में जैसे एक तो वाइस चांसलर हो गए, इसके अलावा रजिस्ट्रार हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए। तो यहाँ पे जो पदाधिकारियों की जरूरत होती है ये चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ही मिल जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे जितनी भी पोस्ट होती हैं, मेन रिलेवेंट पोस्टें, उनके बारे में जिक्र यहाँ पे किया जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो भी डिस्कस किया जाता है ना। आगे चलते हैं विभिन्न विश्वविद्यालय समितियों की भूमिका एवं कार्य यथा समन्वय समिति, महासभा, साधारण परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं उसकी स्थायी समिति। तो यहाँ पे कौन कौन सी मेन परमानेंट बॉडीज होती हैं उनके बारे में पूछा गया है। विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति, परीक्षा परिणाम समिति, शोध उपाधि समिति, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, उनका काम क्या होता है, यहाँ से थोड़ी सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यायालयीन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी, तो ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन थोड़ा लाइट आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखना है आपको, गूगल का यूज करना है। वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पे हालांकि ये टॉपिक बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में नहीं मिलेंगे। कोई भी बुक आपको यहाँ पर ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए। हाँ, ये कि मार्केट में 2018 कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, जब कोई एग्जाम हर साल होता है तो वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वहाँ पे काम करते हैं। जब कोई एग्जाम कभी कभी 3-4 साल में एक बार होता है तो वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन कई बार वहाँ पे उतना काम नहीं करते। वित्तीय प्रबंधन की बात करें, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा में बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन, तो बजट से जुड़े क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा बजट में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोविजन इस साल किए गए हैं वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे PSC पूछ सकती है। लोक ऋण अनुदान है, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन है, ये आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह। लोक लेखा समिति, लोक लेखा कमेटी क्या होती है, स्वायत्ता एवं स्ववित्त पोषण का महत्व, मध्यदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम। तो ये थोड़ी सी आपको गूगल करके स्पेशली देखना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे शिक्षण एवं शोध की बात करें, शिक्षण अभिक्षमता, इससे प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं। देखिए ये थोड़ा सा पेडागोगी का बड़ा टॉपिक है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण सहायता सामग्री उपकरण, मूल्यांकन प्रणाली। शोध की बात करें, यहाँ पे अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, शोध में नैतिकता दिया हुआ है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा पेडागोगी जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, NEP 2020। इसमें हम बात करें इसकी क्या प्लान्स हैं
और डिफरेंट जो रेशियोज बनाए गए हैं तो वो आपको फिर तैयार करना पड़ेगा, है ना। औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा में क्या है का पॉलिसीज हैं, व्यावसायिक तकनीकी विधि, चिकित्सा कृषि सामान्य शिक्षा में क्या है रोल है, तो ये चीज़ें आपसे पूछा सकती हैं। मूल्य आधारित शिक्षा में क्या प्लान है हमारी गवर्नमेंट का, कौशल विकास से पूछा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी देख के आएगा, इसके जो मेन टॉपिक्स हैं। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा नियामक आयोग की बात करें, ये थोड़ा सा टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं, मानवाधिकार आयोग में कौन कौन से मेंबर होते हैं, बेसिकली यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करने की जो कमेटीज होती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग पूछा जाता है अक्सर। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। यदि केंद्र की बात करें तो अनुसूचित जाति आयोग की बात करें आर्टिकल 338 में आता है, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें आर्टिकल 338 में आता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। एवनली जो चेयरमैन उनका भी नाम का आपको याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन पूछा गया यहाँ पे, मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन और साथ ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, ये सारी चीजें बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक दो, सो लेट्स गेट सम क्वेश्चंस एज वेल। यहाँ पे जैसे पूछा गया है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर अवॉर्डेड लेट श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ अवार्ड फॉर द सेशन ऑफ 2016-17। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली नॉट ऑफ दीज ऑप्शन, ये बहुत टिपिकल ऑप्शन होता है वैसे। इसके अलावा इस पर द रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ एमपी फॉर द ईयर 2017-18 द नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इन दिस स्टेट वाज 469। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये डेटा वैसे हालांकि जो कई बार प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिलाई करना पड़ेगा। हुई द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये है डॉक्टर डीपी सिंह। तो ये थोड़े करंट अफेयर टॉपिक्स हैं जो आपको अपडेट करते रहना है। नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पे लास्ट टॉपिक है अध्ययन बोध। हिंदी में गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, अंग्रेजी में गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आपको बेसिकली आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे अध्ययन बोध है, बहुत ज़्यादा टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बाकी टॉपिक्स जो हैं उसके लिए आपको नेट से रिलाई करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लक्ष्मीकांत मिल जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है, ये चीज़ें लक्ष्मीकांत मिल जाएगी। अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है, पिछड़ा अल्पसंख्यक आयोग है, ये चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत मिल जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको इंटरनेट के सोर्सेज को रिलाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा बेसिकली हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस के बारे में। मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये प्रयास करें कि आप लोग जितना जल्दी पढ़ाई शुरू कर देंगे इसके उतना सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत सारे लोग कहना ये होता है कि नहीं हमारे पास जब टाइम कम रहेगा तो हम पढ़ाई करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब कम टाइम में आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे आप ना तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाते हो और ना तो प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो। तो आपको ये प्रयास करना है कि पहले से शुरू कर देना है, जिससे आपको चीज़ों को कंप्लीट करने में और रिवाइज करने के पर्याप्त टाइम मिले, है ना। तो ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी पीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और साथ में बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी 2022 असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम बैच कोर्स, तो उसके माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।